अब हम लोग देखने वाले हैं इस रिवीजन में कि भाई हमारे ओपिनियन जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं SAE 3402 में। सबसे पहले अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन आपने सिंपली कब देना है, एक प्रैक्टिशनर अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, जब वो कंक्लूड कर लेगा कि प्रो-फो-फी जो है वो कंपाइल्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया और एप्लीकेबल क्राइटेरिया। सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिशनर हो, आपने भाई प्रो-फो-फी को देखा, आपने देखा कि एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक है, राइट, और आपने कंक्लूड किया कि प्रो-फो-फी हर मिडिल रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो लॉ रेगुलेशन ने बताया है या इंडस्ट्री के हिसाब से है उसके हिसाब से बनी हुई है, तो आप क्या दे देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफाइड ओपिनियन आप कब देंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर लॉ और रेगुलेशन आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, बेसिकली आपको से मेरा मतलब है कि लॉ रेगुलेशन इन जनरल रिस्ट्रिक्ट करता है कि वी विल नॉट लेट द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन्स अ मॉडिफाइड ओपिनियन, हम इस प्रोस्पेक्टस को पब्लिश ही नहीं होने देंगे जिसके अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन है। बट आप हो प्रैक्टिशनर और आपको लगता है कि मुझे तो क्या देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो क्या, डिस्कशन कीजिए, किसके साथ, रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ। और अगर आपके डिस्कशन में जो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी है चेंजेस के लिए वो नहीं मानते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं, विड्रॉल और सीकिंग लीगल एडवाइस। ओके, इधर देखिए एवरीवन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स मार्क करूंगा। लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड कर रहा है पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन है। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन में दूंगा कब, सिंपल सी बात है, जब मैं ये कॉन्क्लूड करूंगा कि प्रो-फो-फी हर मिडिल रिस्पेक्ट में इज नॉट कंपाइल्ड, हाँ जी, इज नॉट कंपाइल्ड एज पर दी, अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेम करता हूं, मैं कब दूंगा अपना मॉडिफाइड ओपिनियन, जब मेरा कंक्लूजन ये होगा कि प्रो-फो-फी इज नॉट कंपाइल्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है भैया मॉडिफाइड ओपिनियन वाला प्रोस्पेक्टस ही पब्लिश नहीं होने देंगे हम लोग, तो क्या होने वाला है, तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप लोग करेंगे डिस्कस द मैटर विद रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी अगर एग्री नहीं होती है चेंजेस के लिए, आप करेंगे विड्रॉ, आप सीख करेंगे लीगल एडवाइस। और अगर लॉ रेगुलेशन नहीं रोकता है आपको किसी तरीके से, यानी कि आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं और वो प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो सकता है, तो प्रैक्टिशनर मॉडिफिकेशन कैसे करेगा, प्रैक्टिशनर लगाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ही विल यूज फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी वही क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर एटसेट्रा वाला फ्रेमवर्क वो यूज करने वाला है। ओके, नाउ ईओएम पैराग्राफ। ईओएम पैराग्राफ प्रैक्टिशनर कब इंक्लूड करेगा अपनी रिपोर्ट में, जब उसे लगेगा कि भाई ये नेसेसरी है टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड और द अकम्पनिंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स, राइट। तो अगर आपको यूजर की अटेंशन ड्रॉ करनी है ऐसे मैटर पे जो पहले से प्रो-फो-फी में डिस्क्लोज्ड है या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स में डिस्क्लोज्ड है, और साथ साथ में वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो फंडामेंटल है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर pro-fo-fee has been compiled by the responsible party as per applicable criteria. Disclosed है और fundamental है, दोनों चीजें आएंगी, disclosed plus fundamental for users understanding कि भाई हमारी pro-fo-fee जो है वो हर मटेरियल एस्पेक्ट में बनी है as per the applicable criteria by the responsible party। तो ऐसे केस में आप उस मैटर को क्या करेंगे, EOM पैराग्राफ के थ्रू अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, अच्छा, लेकिन आपके पास ध्यान रखना है क्या, आपके पास जो है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए कि वो मैटर मॉडिफिकेशन वाला मैटर नहीं है। हाँ जी, वो मैटर मॉडिफिकेशन वाला मैटर नहीं है। ओके, उसने सही बताया, मैटर शुड नॉट बी सच विच गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन, बट लैंग्वेज क्या है कि भाई प्रैक्टिशनर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लेना है कि मैटर इस बात पे इफेक्ट नहीं डालता कि प्रो-फो-फी हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ओके, यानी कि वो मॉडिफाइड मैटर, मॉडिफिकेशन वाला मैटर नहीं होना चाहिए। तो एश्योरेंस रिपोर्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट बनाएगा, उसमें बेसिक एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, नंबर 1 टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट दैट रिपोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन प्रो-फो-फी विच इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, देन एड्रेसी एज एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो भाई जैसा भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्रीमेंट हुआ होगा वैसा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में 4 चीजें हमने जो है आइडेंटिफाई करनी थी, कौन कौन सी 4 चीजें, प्रो-फो-फी, सोर्स, राइट, और सोर्स के साथ साथ कि भाई क्या कोई ऑडिट या रिव्यू हुआ था उस सोर्स का, क्या कोई ऑडिट और रिव्यू हुआ है सोर्स का। 3 पीरियड कवर्ड, एंड 4th इज रेफरेंस टू दी एप्लीकेबल क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइलेशन की है प्रो-फो-फी की, एंड द सोर्स ऑफ द क्राइटेरिया। ओके, फिर से एक बार बोलूंगा,
टाइटल ठीक है, एड्रेस ही ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें आइडेंटिफाई करना है 4 लोगों को, प्रो-फो-फी को, उसके सोर्स को, सोर्स का ऑडिट हुआ है नहीं, इस बात को। तीसरी चीज़ आ जाती है पीरियड को, और चौथा चीज़ आ जाती है हमारे पास क्या, एप्लीकेबल क्राइटेरिया को। बढ़िया। देन फिर एक स्टेटमेंट देंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द प्रो-फो-फी एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ई आएगा, यहां पे हमारे पास प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटमेंट आएगी। प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। अब वो ओपिनियन वाली लैंग्वेज मैंने बहुत बार बोल दी, बट फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, वेदर प्रो-फो-फी हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ओके, ये काम है मेरा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या नहीं आता, अपडेटिंग, रीइशुइंग रिपोर्ट्स और ओपिनियन ऑन दी HFI यूज्ड इन कंपाइलिंग दी प्रो-फो-फी। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना या उनकी रिपोर्ट को, उनके ओपिनियन को अपडेट करना या रीइशू करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। साथ साथ में ऑडिट और रिव्यू किसका, HFI का, मुझसे इस एंगेजमेंट के दौरान नहीं किया मैंने। आई हैव नॉट ऑडिटेड और रिव्यूड द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एंगेजमेंट। ओके, अच्छा जी। देन स्टेटमेंट क्या देंगे, पर्पस ऑफ प्रो-फो-फी बता देंगे, ये भी आपको घुटवा दिया मैंने। पर्पस ऑफ प्रो-फो-फी होता क्या है, टू इलुस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ द इवेंट और द ट्रांजैक्शन ऑन द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज इफ द इवेंट हैड अकर और ट्रांजैक्शन हैड बीन अंडरटेकन एट अ सिलेक्टेड अर्लियर डेट। अच्छा जी, क्या मैं एक्चुअल आउटकम पे कोई एश्योरेंस दे रहा हूं, आंसर इज नो। प्रैक्टिशनर विल नेवर प्रोवाइड एनी एश्योरेंस दैट एक्चुअल आउटकम और इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट वुड हैव बीन एज प्रेजेंटेड, तो एक्चुअल आउटकम, इवेंट और ट्रांजैक्शन का वही होगा जो प्रेजेंट किया गया है, ऐसा एश्योरेंस मैं नहीं दे रहा हूं। फिर से बोलता हूं, एक्चुअल आउटकम ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन वही होगा जैसा प्रो-फो-फी में हमने प्रेजेंट किया है, इस बात की एश्योरेंस मैं नहीं दे रहा हूं। ओके, आइए, यस, जस्ट लाइक फोरकास्टिंग, वेरी गुड चेतन। नाउ एक स्टेटमेंट जाएगी किस बात की, ये कंप्लायंस की स्टेटमेंट है कि मैंने एंगेजमेंट परफॉर्म किया है एज पर SAE 3420। ओके, नाम लिखूंगा उसका, एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो-फो-फी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। दैट स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड अस और रिक्वायर्ड द प्रैक्टिशनर टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड प्लान एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन, सारी कहानी वही, reasonable assurance that pro-fo-fee is compiled in all material respect as per the applied criteria by the responsible party. Done? आ जाइए। देन आएगी भाई जी स्टेटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जी स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जी स्टेटमेंट में हम लोग अपने प्रोसीजर्स को लेके स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट में लिखेंगे एंगेजमेंट में प्रोसीजर इन्वॉल्व थे, और वो प्रोसीजर में क्या क्या हुआ था, वो प्रोसीजर किस किस के इन्वॉल्व थे, टू असेस द सूटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। Procedure was there to assess the suitability of the applicable criteria, to obtain sufficient appropriate evidence that adjustments are as per criteria and adjustments are properly applied in the pro-fo-fee. फिर से procedure to check the suitability of the applicable criteria, procedures to obtain sufficient appropriate evidence, किस बात का evidence, adjustments are as per the criteria and are applied properly in the pro-fo-fee. Done. And these procedure depends on the practitioner's judgment. Practitioner's judgment depend upon the understanding of the entity and the event or transaction and the engagement circumstances. Done. बढ़िया हो गया, आ जाओ जी। फिर ओपिनियन फ्रेज, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। हाँ जी, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, प्रैक्टिशनर अपने ओपिनियन के जो फ्रेज यूज करेगा वो ये 2 फ्रेजेज हैं। नंबर 1, प्रो-फो-फी हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, और प्रो-फो-फी हैज बीन प्रॉपर्ली कंप्लाइड ऑन द बेसिस स्टेटेड। ओके, हमने पहले वाला घोट रखा है बहुत अच्छे तरीके से। लॉ और रेगुलेशन क्या आपका लॉ और रेगुलेशन क्या आपके ओपिनियन की वर्डिंग प्रिस्क्राइब कर सकता है, आंसर इज यस। और अगर ऐसा हुआ है तो प्रैक्टिशनर को इंश्योर करना है दैट now this opinion can be expressed whether this opinion which is prescribed by law or regulation can be expressed based on the SAE procedures or not. अच्छा जी। देन इसके बाद बहुत सिंपल, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ऑब्वियसली यूडिन भी आ जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोला ICAI ने, अरे बहुत ही बढ़िया, डॉक्यूमेंटेशन तो करनी ही पड़ेगी जैसे आप बाकी स्टैंडर्ड्स में करते हैं वैसे। सो डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी इंश्योर्ड बाय प्रैक्टिशनर व्हाइल परफॉर्मिंग एंगेजमेंट अंडर 3420। डन, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप लोग इस स्टैंडर्ड को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। अगर आप आलस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आलस मत कीजिए। ओके।